हेलो माय डियर लर्नर्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई रियली होप सो आप सब एकदम फिट फाइन एंड हेल्दी होंगे। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं महाराष्ट्र बोर्ड क्लास 9th हिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन एंड अदर वीकर सेक्शन। आज के इस वीडियो में चैप्टर नंबर 6 हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड मजेदार सा चैप्टर है ये पूरे चैप्टर्स में हम वुमेन्स के बारे में मोस्टली बात करने वाले हैं। चलिए, सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट इट। बाय द वे, माय नेम इज नीलिमा रॉय एंड मैं आपको पढ़ाती हूँ सोशल स्टडी। अगर अभी तक आपने इजी लर्निंग एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो कर लो। यहाँ पे आपको नोट्स मिलेंगे एंड और भी बहुत सारी चीजें हैं, बट अगर आपको सिर्फ और सिर्फ नोट्स चाहिए तो आप इस ऐप को डाउनलोड कर लो। साइड मेन्यू में जैसे ही आप जाओगे तो यहाँ पे फ्री मटेरियल है, वंस गो एंड चेक इट। ऑल्सो यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल इफ यू हैव नॉट ज्वाइन येट। क्लास 9 स्टूडेंट, अगर अभी तक नहीं किया है ज्वाइन तो ज्वाइन कर लो शुभम झा क्लास 9 टेलीग्राम चैनल। यहाँ पे साइंस, सोशल स्टडी पूरा आपको नोट्स मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। क्या कौन से टॉपिक्स है जो हम पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर में। ये वन शॉट वीडियो है। कौन सा टॉपिक्स है जो हम पढ़ने वाले हैं इस पूरे होल चैप्टर में। चलिए तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम टॉपिक्स देखते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा, दैट इज मैनिफेस्टेशंस ऑफ वुमेन पावर। सेकंड चैप्टर है चिपको मूवमेंट। थर्ड चैप्टर इज एंटी लिक्योर मूवमेंट। Fourth chapter is International Women's Year. Fifth point is laws for women. Women के लिए जो laws बनाया गया था वो हम पढ़ने वाले हैं. Then is awareness against the robbery traditions. Then is family courts 1984. Eighth topic is trial involving alimony. Ninth, the Commission of Sati Act. 10th is the protection of women rights. And 11th topic is the reservation for women. 12th is scheduled caste. 13th is scheduled tribe. 14th topic is nomadic and denotified tribes. 15th and the last topic is the Minorities Act. ये सारे टॉपिक्स हम पढ़ने वाले वन शॉट में। टाइम स्टैम्प दिया रहेगा हर एक टॉपिक का, तो जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है टाइम स्टैम्प पे चेक करना, उस टाइम पे जाना एंड आप उस टॉपिक को पढ़ सकते हो। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे फर्स्ट टॉपिक एंड आवर फर्स्ट टॉपिक इज द मैनिफेस्टेशंस ऑफ वुमेन पावर। सो हियर द वर्ड इज मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन का मतलब क्या होता है? एक ऐसा साइन कुछ इंडिकेट कर रहा है जो कुछ हो रहा है, कुछ हैपनिंग हो रहा है। साइन ऑफ हैपनिंग, कुछ समथिंग कुछ हैपन जो हो रहा है उसके लिए उसको हम क्या कहते हैं? मैनिफेस्टेशन कहते हैं। तो वुमेन पावर के लिए जो साइन हमें बता रहा है, जो साइन हो रहा है उस ये हो गया आपका मैनिफेस्टेशंस ऑफ वुमेन पावर। So women power, women have to face the burden of scarcity of supplies and rising the price given a slow of their strength as organized in the entity 1972. यहाँ पे जो वुमेन फेस्टेशंस के बारे में बताया गया है, देखो वुमेन फेस्टेशंस इज बेसिकली कि यहाँ पे वुमेन का जो पावर है वो पहले नहीं था। पहले वुमेन को पावर उतना नहीं दिया गया था। वुमेन आपने सुना भी होगा, वुमेन को बहुत डिस्क्रिमिनेट किया गया था। बट यहाँ पे देखा गया कि ये जो वुमेन को धीरे धीरे क्या किया गया? पावर दिया गया। अब ये जो पावर दिया गया है इसमें वुमेन ने सबसे पहला स्टेप, जो वुमेन का जो टॉपिक हम देख रहे हैं दैट इज कि वुमेन ने कुछ स्टेप्स आगे लिया। स्टेप्स क्या लिया कि उसके आसपास में जो भी चीजें का प्राइस राइज हो रही थी, जो सप्लाईज हो रहे थे, जो वो खाना वो बना रहे थे, उनमें वो जो प्राइस राइज वो हो रहा था, तो वुमेन ने सोचा हम इसके ऊपर कुछ ना कुछ क्या करेंगे, कुछ ना कुछ एक्शंस लेंगे। तो उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया 1972 में।
इनमें जो लीडर थे दैट इज द मृणल गोरे एंड मृणल गोरे। ये मुंबई में स्टार्ट हुआ था ये पार्टिसिपेशन, और इस ऑर्गेनाइजेशन को, इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन को, थीम को हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज द लेटने मोर्चा। लेटने आपने जो हम आपने देखा होगा मम्मी को रोटी बनाते हुए, तो वो जो होते हैं ना रोलिंग वाला, जिससे हम चपाती को बेलते हैं, ठीक है, तो दैट इज द लेटने मोर्चा। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेटने मोर्चा, मतलब नारा लगाना। तो वुमेन ने क्या किया, बेलन का मोर्चा लगाया, ठीक है, दैट इज द बेलन का मोर्चा लगाया, इसलिए इसका नाम रखा क्या गया, दैट इज द लेटने मोर्चा। हम इसको लेटे कहते हैं, तो दैट इज द लेटने मोर्चा। वुमेन केम टुगेदर, इसमें सारे वुमेन्स टुगेदर आई और अपने साथ वो रोलिंग पिन्स को लाई कि हमारा ताकत अगर घर तक की है तो हमारा ताकत बेलन है, राइट, एंड रोलिंग पिल है, तो लेटने हमारा ताकत। और इस ताकत से कि जो भी प्राइस राइज हो रहा है हम ये होने नहीं देंगे, हम आंदोलन लगाएंगे और उसके बाद इसको हम, इस प्राइस को गवर्नमेंट तक बता करके डिक्रीज करवाएंगे, जो चीजें फेयर नहीं है हम उसे नहीं होने देंगे। तो इसमें बहुत सारी वुमेन्स ने धीरे धीरे करके पार्टिसिपेशन करना स्टार्ट किया था। तो हियर इज द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज द मैनिफेस्टेशंस ऑफ द वुमेन पावर। इसमें लेटने मोर्चा किया गया था, बेलन शक्ति, ठीक है। चलो अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो सेकेंड है, दैट इज द चिपको मूवमेंट। चिपको मतलब शब्द समझ दो, चिपकना, दैट इज दी चिपकना। तो यहाँ पे चिपको मूवमेंट, यहाँ पे चिपकना, किसको चिपकना, तो दैट इज की यहाँ पे बताया गया है चिपको मूवमेंट में। पहले इसकी एक कहानी है, कहानी ये है जो मैं आपको बताने वाली हूँ, दैट इज की 1973 में चिपको मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो ये स्टार्ट हुआ था एक वुमेन ने जिनका नाम था गौरा देवी, ठीक है। इन्होंने ये मूवमेंट को स्टार्ट किया और इनका मानना था कि हम ये जो ट्रीज जो है जो कट हो रहे हैं ये कट होने नहीं देंगे। तो कुछ औरतों ने मिल करके जो ट्रीज थे उनके पास एक सर्कल क्रिएट किया और ट्रीज को चिपक गए एंड फिर बोला कि हम ट्रीज को कटने नहीं देंगे, डिफॉरेस्टेशन होने नहीं देंगे, ठीक है। तो ये स्टार्ट किया गया था, दैट इज चिपको मूवमेंट स्टार्ट किया गया था बाय दी गौरा देवी। गौरा देवी और फर्स्ट लेडी जिन्होंने ट्रीज को हम कहते हैं क्या कहते हैं उसे, चिपका था, ठीक है, चिपकना, दैट इज चिपको। तो उन्होंने बोला कि हम ट्रीज को कट होने नहीं देंगे, और भी उनके साथ साथ काफी लेडीज थी जो उन्होंने एक सर्कल बनाया और ट्रीज कट होने नहीं देंगे। इस मूवमेंट में हेल्प किया गया था बाय दी सदेशा देवी एंड बचनी देवी, ठीक है। ये एक हिमालयंस की बात है, हिमाचल की बात है। तो दैट इज कि यहाँ पे जो हिमाचल में जो फुट हिल्स जो थे उनमें ये सबसे पहले हुआ था, उस गांव में सबसे पहले हुआ था। कौन कौन लोगों ने इनकी हेल्प की थी, दैट इज ऑल्सो मेल मेंबर ने भी हेल्प किया था, जैसे चंदी प्रसाद भट्ट, फिर सुंदर लाल भगुना, ठीक है। इन सभी ने इन ट्रीज, क्योंकि अब यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन की बात हो रही, तो ट्रीज हम कट होने नहीं देंगे, तो सभी लोगों ने धीरे धीरे करके इस मूवमेंट में साथ दिया, नॉट ओनली लेडीज बट ऑल्सो द जेंट्स। आप देख सकते हो इस इमेज में कि यहाँ पे कैसे सब चिपक गए, ट्रीज को होल्ड कर लिए कि नहीं हम इसे कट होने नहीं देंगे, ठीक है। तो दिस इज दी चिपको मूवमेंट। उसके बाद आता है थर्ड, दैट इज एंटी लिक्योर मूवमेंट। एंटी लिक्योर मूवमेंट मतलब, लिक्योर मतलब कि जो ड्रिंक्स होता है, ठीक है, जो अल्कोहल होता है उसे हम लिक्योर कहते हैं, जो लिक्विड हो, क्योंकि वो लिक्विड है तो दैट इज द लिक्योर। तो यहाँ पे बोला गया एंटी लिक्योर, हम लिक्योर के खिलाफ है और उसके खिलाफ मूवमेंट निकाल रहे हैं। तो 1992 में जाकर एंड 1992 में आंध्र प्रदेश में एक मूवमेंट निकला था जिसका नाम था एंटी लिक्योर मूवमेंट। इस मूवमेंट का कहना था कि हम जो भी अल्कोहल ड्रिंकिंग पर्सन है उनको हम स्टॉप करेंगे, अल्कोहल को हम बैन करेंगे, इसलिए हम ये मूवमेंट को क्रिएट किए हैं। दैट इज सिंपल सा कि हम अल्कोहल बैन होनी चाहिए हमारी स्टेट में। आज की डेट में भी अगर आप जाओगे तो आंध्र प्रदेश में आज की डेट में भी अल्कोहल बैंड है, ओके। तो यहाँ पे जितने भी हाउस जो लेडीज थी वो आकर के क्योंकि वो
उनके मेल मेंबर ड्रिंक करके आते थे एंड उसके बाद लॉट्स ऑफ ड्रामा होता था। तो दैट्स वाई उनका मानना था कि ये जो अल्कोहल का एडिक्शन है इसकी वजह से बहुत डेथ हो रहा है, लोगों की जो फाइनेंशियल क्राइसिस हो रही है, ठीक है, तो इसलिए हम इसको ही बैन कर देंगे, ना रहेगा ना कोई पिएगा, ठीक है। तो इन लोगों ने, लेडीज ने क्या कहते हैं, मोर्चा निकाला कि हम अल्कोहल को बैन करेंगे। तो ड्यू टू अल्कोहलिज्म बहुत सारे हमें डील्स देखने पड़ रहे हैं, डेली डेली हमें ये प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है। दैट इज कि अगर हमें जो मेल मेंबर है वो पी करके आते थे, पीने के बाद लाइक दे आर कि वो फीमेल्स के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, ठीक है, तो वो नहीं होनी चाहिए। ये प्रॉब्लम का जड़ क्या है? अल्कोहल, अल्कोहल को बैन करो। तो एक्सट्रीम सॉरो देखना पड़ता था। ऑल्सो जो लोग कमाते थे, लेडीज अगर कमाती थी तो मेल्स मेंबर आकर के वो पीने के लिए, दैट इज ड्रिंक करने के लिए, अल्कोहल ड्रिंक करने के लिए वो क्या करते थे? पैसे लेकर के चले जाते थे, ठीक है। तो वहां पे जो कमाते भी लोग थे उनके पास भी पैसा नहीं रहता था, तो गरीबी देखना पड़ रहा था ड्यू टू अल्कोहल। इसलिए लेडीज का मानना था कि हम अल्कोहल को बैन किया जाए। ऑल्सो 1992 में यहाँ पे देखा गया कि जो यूथ कुछ बिलोंग करते थे, दुबू घंटा एक विलेज है नियर दी नैरोले डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में। यहाँ पे कुछ यूथ थे जो ऑल ड्रिंक किए हुए थे। ड्रिंक की वजह से वो क्या हो गए, रात मतलब ड्रिंक की वजह से, ड्रिंक किया हुआ इंसान नशे में है, वो अपने होश में नहीं है, तो वो पानी में कुछ यूथ ऐसे डूब मरे, ठीक है। उसके बाद विलेजर्स जो थे वो सामने आए और उन्होंने बोला कि हम आप अपना शॉप्स को क्लोज करो, नहीं तो हम आपके शॉप्स को तोड़ फोड़ देंगे, ठीक है, बर्बाद कर देंगे। आप अपने शॉप्स को क्लोज करो। गवर्नमेंट से उन्होंने डिमांड रखा कि अल्कोहल को बैन किया जाए आंध्र प्रदेश में, ठीक है। आज के डेट में अगर आप देखने जाओगे तो अल्कोहल का सेल बहुत कम है, लिक्योर लॉस की वजह से अल्कोहल का सेल बहुत कम है आपके आंध्र प्रदेश में। वहां पे नॉर्मली नहीं बिकता है अल्कोहल। हाँ, अल्कोहल की यूज भी होती है, मेडिसिन वगैरह में भी यूज होते हैं, तो वो लिमिटेड टाइम अमाउंट में सप्लाई होता है, नॉट फॉर ड्रिंक्स। ऐसा नहीं है क्या कि सब शॉप है वहां पे मिल रहा है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा हम कह सकते हैं एडवांटेज हुआ था फॉर एंटी लिक्योर मूवमेंट का। ओके, तो यहाँ पे हो गया आपका थर्ड टॉपिक। फोर्थ टॉपिक है आपका, दैट इज द इंटरनेशनल वुमेन्स ईयर। इंटरनेशनल वुमेन्स ईयर यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर किया था 1975 में एज ए इंटरनेशनल वुमेन ईयर। 3 एस्पेक्ट्स है ये प्रोग्राम्स के, 3 मेन एस्पेक्ट्स है। क्या क्या मेन एस्पेक्ट्स है? तो पहला है पीस, शांति, देन इज डेवलपमेंट, डेवलप होने चाहिए, देन इज इक्वालिटी, हर कोई मेल हो या फीमेल दोनों इक्वल होने चाहिए। पीस, हमारे देश भर में शांति होनी चाहिए, हर एक को इक्वालिटी मिलनी चाहिए, मेल हो फीमेल हो। ऑल्सो हर कोई मिल करके काम करे और डेवलपमेंट करे हमारे देश का। तो ऐसा मानना था इंटरनेशनल वुमेन्स ईयर में। ये मेन 3 एस्पेक्ट था। 1975 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्होंने एक कमिटी सेट की ये कमिटी जो सेट किया गया था फॉर द वुमेन, इनमें जो चेयरमैन को अपॉइंट किया गया था दैट इज द डॉक्टर फूल रेणु गुहा। डॉक्टर फूल रेणु गुहा बनी थी एज ए स्टेटस ऑफ वुमेन कमिटी के चेयरमैन। डॉक्टर फूल रेणु गुहा 1975 में ये बनी थी। चलिए, तो ये जो ईयर में इंटरनेशनल ईयर में, इसमें हमने देखा 3 एस्पेक्ट्स। ऑल्सो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन या फिर मूवमेंट्स भी हुए थे। जैसे एक मूवमेंट हुआ था 1975 में। 1975 में स्टेट लेवल पे एक मूवमेंट हुआ था जिसका नाम है स्त्री मुक्ति संघर्ष समिति। ये बनाया गया था। इसमें लोगों ने अपने वुमेन फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ रीजन्स पार्टिसिपेट, डिफरेंट रीजन से वुमेन ने पार्टिसिपेट किया था इस मूवमेंट में, ठीक है। इस समिति का अगर हम कहने जाए तो मैनिफेस्टो क्या था,
इस समिति का अगर हम कहने जाए तो मेन मोटो क्या था, 1978 में ये बना था। तो इस समिति का मेन एम ये था कि जो जेंडर के बेस पे या फिर कास्ट के बेस पे, वर्ण के बेस पे जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उसको हटाया जाए, या फिर उसके ऊपर कुछ पॉलिसी बनाया जाए, तो यहाँ पे स्त्री मुक्त संघर्ष समिति में एक सॉन्ग बनाया गया था बाय दी दैट इज सॉन्ग कॉल्ड एज श्री मुक्ताची लालकरी। और इसको एक स्ट्रीट प्ले रोड पे जो ड्रामा होते हैं, रोड पे जो रोड शोज किया जाता है, उसमें स्ट्रीट रोड पे भी प्ले किया गया था, स्ट्रीट प्ले भी किया गया था। और उसको कहा जाता है, उस स्ट्रीट प्ले में जो स्लोगन था दैट इज दी मुलगी जाली। क्या था? मुलगी जाली। एंड इसे ये किया गया था बाय दी ज्योति महाशेखर के द्वारा किया गया था। ऑल्सो पीरियोडिकल्स भी लिखे गए थे कुछ, जैसे पारिकर लालकरी, ये एक पीरियोडिकल्स, इट्स अ टाइप ऑफ हम कह सकते हैं मैगजीन्स जो लिखा गया था इन प्रोग्राम्स के ऊपर। और भी बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हुए थे, कैसे स्त्री मुक्त संघर्ष समिति, ऐसे टाइप्स ऑफ बहुत प्रोग्राम्स और हुए थे। ओके, फिर जाकर के 1977 में एक ग्रुप बनी थी जिसका नाम है स्त्री मुक्ति आंदोलन समिति। ये एस्टेब्लिश किया गया था बाय दी सौदामिनी राव इन पुणे। जैसे ये सारे जो प्रोग्राम्स हुए थे, जैसे स्ट्रीट उत्सव, ठीक है, उत्सवाच, फिर उसके बाद मैत्रिन, फिर उसके बाद स्त्री अनया विद्रोही, ठीक है, मार्च, ये हुआ था आपका औरंगाबाद में। फिर उसके बाद अगर देखने जाए तो और ऐसे प्रोग्राम्स थे, जैसे महिला दक्षता समिति कोल्हापुर में हुआ था। फिर अगर हम और देखने जाए तो जैसे नासिक में महिला हक, ठीक है, फिर नारी प्रबोधन मार्च हुआ था लातूर में। तो यहाँ पे आप देख रहे हो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग मोर्चे हुए थे 1975 में। ये मोर्चा किसके ग्रुप के अंडर था? तो ये एक ग्रुप था, एक ऑर्गेनाइजेशन था, उसके ही अंडर अलग अलग ग्रुप्स थे। एक ऑर्गेनाइजेशन दैट इज द स्त्री मुक्त आंदोलन समिति, उनके ही अंडर ये डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में डिफरेंट मूवमेंट्स निकाला गया था। ये सब उसके सब पार्ट्स थे। ओके, उसके बाद एंटी ड्रॉवरी भी प्रोटेक्शन कमिटी क्रिएट किया गया ऑल ओवर दी महाराष्ट्र में। ओके, फिर अगर हम नेक्स्ट देखने जाए तो वुमेन्स के प्रॉब्लम के इश्यूज के लिए और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स लाए गए थे। बट यहाँ पे हम देखने वाले अलग अलग पीरियोडिकल्स के बारे में, जैसे विद्या बास पीरियोडिकल्स, नारी समाता मार्च, फिर मी लुन सार्यजनी, ये सारे वर्क कर रहे थे किसके लिए? दैट इज समाजवादी महिला सभा के लिए। ये सब किसके लिए काम, ये पीरियोडिकल्स किसके लिए काम कर रहे थे? दैट इज द समाजवादी महिला सभा के लिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखने जाए तो क्रांतिकारी महिला संगठना, ये डील कर रहे थे अलग अलग वुमेन्स के प्रॉब्लम के इश्यूज पे। वुमेन का जो अलग अलग प्रॉब्लम और इश्यूज जो उनको सोसाइटी में दिया जा रहा था, ये उनके ऊपर सॉर्ट आउट करने के लिए काम कर रहे थे। तो यहाँ पे अगर इस पेजेस में बस दिखाया गया है कि कौन से मूवमेंट्स हुए हैं। तो यहाँ पे अगर आप पढ़ रहे हो, इस पेज पे अगर देख रहे हो, तो बस आपको मूवमेंट्स का नाम ही यहाँ पे दिखेगा, कौन से जगह में हुआ, कौन से मूवमेंट्स हुआ है। ओके, चलो नेक्स्ट इज यहाँ पे एक और ऑर्गेनाइजेशन आई थी, दैट इज द महिला दक्षता समिति। महिला दक्षता समिति स्टार्ट किया गया था बाय दी प्रमिला धानवंते, ठीक है, प्रमिला धानवते के द्वारा ये एस्टेब्लिश किया गया था दिल्ली में 1976 में। इसके अलग अलग ब्रांचेस थे इस समिति के, महिला दक्षता समिति के अलग अलग स्टेट्स में, जैसे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु,
केरला, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, अलग अलग जगह पे इनका किया गया था। ये संगठन जो थी, ये जो इसमें जो लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, ये जो ग्रुप्स ऑफ पीपल थे, ये कुछ चीजों को कुछ इश्यूज से स्ट्रगल कर रहे थे। कौन से क्या क्या इश्यूज था, जैसे ड्रॉवरी। ड्रॉवरी एक प्रॉब्लम था, उसको ये फिनिश करना चाहते थे। देन इज फीमेल फॉर्टिसाइड्स, जो चाइल्ड जो मतलब एबॉर्शन कराना, सिंपल सा फीमेल एबॉर्शन कराना, ये है। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट, दैट इज डोमेस्टिक अब्यूज, जो किया जाता था उन इस प्रॉब्लम पे काम करते थे वो। ठीक है, ये संगठन मिलकर के इन प्रॉब्लम्स पे काम करते थे। महिला, दैट इज कौन सा है ये है आपका महिला दक्षता समिति। नेक्स्ट आता है आपका, दैट इज द वुमेन स्टडी सेंटर। अलग अलग वुमेन्स को पढ़ने के लिए अलग अलग स्टडी सेंटर बनाया गया। फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी बनाई गई थी, दैट इज द श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरे। ठीक है, ये बनाया गया था एनएसडीटी, मुंबई यूनिवर्सिटी में आता है ये। फिर उसके बाद नेक्स्ट आया, दैट इज द टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस। फिर महाराष्ट्र सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी, देन एज पुणे एंड फिर उसके बाद शिवाजी महाराज कोल्हापुर, ये वाली यूनिवर्सिटीज। तो अलग 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 वुमेन्स को पढ़ने के लिए अलग अलग एजुकेशन सेंटर्स भी बनाया गया था। तो यहाँ पे आपका ये टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है, दैट इज फिफ्थ, लॉज फॉर वुमेन्स। वुमेन्स के लिए कौन से लॉज बनाए गए थे। 1952 में जाकर के वुमेन्स के लिए राइट टू एलिमोनी, एलिमोनी का मतलब हो गया कि जो पर्सन, राइट टू एलिमोनी, यहाँ पे एलिमोनी का मतलब ये है कि जो वुमेन है जिनके हस्बैंड ने डिवोर्स कर दिया है, डिवोर्स मिल गया है, डिवोर्स के बाद उनको एक अमाउंट मिलनी चाहिए, तो दैट इज द एलिमोनी। ठीक है, तो 1952 में जाकर के राइट टू एलिमोनी का लॉ आया था। एंड ऑल्सो वुमेन्स को एक और राइट है, दैट इज फादर के प्रॉपर्टी पे भी उनको राइट है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई ब्रदर, जैसे मान लो कि आपके पापा है एंड यू आर वन ब्रदर एंड वन सिस्टर, तो आपके पापा के प्रॉपर्टी के ऊपर आपका और आपके ब्रदर दोनों का राइट है, नॉट ओनली योर ब्रदर। ठीक है, ऐसा लॉ में लिखा गया है। 1952 में ये लॉ बनाया गया था। ओके, सो अलग अलग पॉलीगेमी जो हो रहे थे, जो इलीगल चीजें वुमेन के साथ हो रही थी, ठीक है, जो प्रॉब्लम हो रही थी डिवोर्स का, वो सबको भी सॉर्ट आउट किया गया था। ऑल्सो यहाँ पे अलग 1961 में जाकर के ड्रॉवरी प्रोविजन एक्ट आया, जो दहेज लेने की प्रथा थी उसके ऊपर एक्शन लिया गया एंड लॉ बनाया गया। लॉ को इनेक्टेड किया गया था 1961 में कि जो भी लोग ड्रॉवरी अगर ले रहे हैं तो उसके ऊपर लीगल एक्शन लिया जाएगा। सो माय डियर क्लास 9 के लर्नर्स, अगर आप हमारे साथ लाइव बैचेस में पढ़ना चाहते हो ऐसे ही मजेदार पीपीटीज के थ्रू, तो आप विक्ट्री 2.0 ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे ये सारे टीचर्स हैं, कि कोई बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं, सेमी इंग्लिश के हो या फिर इंग्लिश मीडियम के हो। ये है हमारी टीम, ये सारे टीचर्स मिलकर के हम आपको पढ़ाएंगे एंड सारे सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ाए जाते हैं। फुल ईयर बैच है ये, ऑल सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, डेली लाइफ क्लासेस होती है, फ्री टेस्ट सीरीज इसमें इंक्लूडेड है, पर्सनल मेंटोरशिप भी इंक्लूडेड है, ऑल्सो रेगुलर बेसिस पे डाउट क्लियरिंग सेशन होता है, नोट्स भी आपको यहाँ पे दिया जाएगा। ये अवेलेबल है मोबाइल, पीसी, टैबलेट, आईपैड, सब पे। सारे टीचर्स बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है एंड जितने भी लाइव क्लासेस होते हैं उन सब के आपको यहाँ पे रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी। कैसे इनरोल करना है, तो इनरोल करने के लिए इस वीडियो का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, हाउ टू बाय विक्ट्री 2.0। विक्ट्री 2.0 की प्राइस है 5000 रुपीज, मंथली है या फिर ईयरली। मैम, ये आपका ईयरली फीस है, फुल ईयर फीस है, पूरे 9th का फीस है, सारे सब्जेक्ट इनमें इंक्लूडेड है, जितने बेनिफिट्स आपको बताएंगे वो सारी चीजें। तो स्टूडेंट्स, अगर आप इंटरेस्टेड हो 9th के बैचेस को ज्वाइन करने के लिए, तो इस गिवन नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, ये नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। ऑल्सो यू कैन ईमेल ऑन दिस ईमेल आईडी। ठीक है, चलो
अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज द अवेयरनेस अगेंस्ट दी ड्रॉवरी ट्रेडिशंस। क्या क्या अवेयरनेस के लिए, जो ड्रॉवरी हो रहा था, जो दहेज प्रथा थी, उसके अगेंस्ट के लिए क्या क्या अवेयरनेस लाया गया था। तो वुमेन के लिए एक्चुअली एंटी ड्रॉवरीज लॉ बनाया गया था, क्योंकि इसके पीछे का कारण ये था, ड्रॉवरी के कारण हुआ क्या था कि पहले ड्रॉवरी प्रोविजन के लिए एक्ट बना दिया गया कि जो भी ड्रॉवरी लेंगे उसके ऊपर हम एक्शन लेंगे। बट बाद में जब शादियां होने लगी तो यहाँ पे देखा गया कि दहेज जो लोग नहीं दे रहे थे, उनके डॉटर्स को, जो लड़की है, उनको क्या किया जा रहा था, शादी के बाद चाहे तो जला दिया जा रहा था, बर्न कर दिया जा रहा था, या फिर किसी ना किसी कारण से उसको मार दिया जा रहा। जैसे यहाँ पे केस लिखा गया है कि वुमेन बर्न्स टू डेथ एज ए साड़ी पल्लू कैचेस फायर। फायर लगा देता था साड़ी के पल्लू पे एंड वो फिर डेथ हो जाता था। ऑल्सो वुमेन स्लिप कर जाती थी वाइल वॉशिंग दी क्लोथ्स। तो ये सब देखा गया था कि जानबूझ के ये सब करना कि आपने ड्रॉवरी नहीं दिया है तो इस कारण से आपकी बेटी मारी गई। तो यहाँ पे देखा गया कि कुछ कुछ मतलब ड्रॉवरी नहीं लिया गया, सीधे नहीं मारा गया, बट उनका कहीं ना कहीं तरीका अलग था और जिसके कारण से लोग मर जा रहे थे, लड़कियां मर जा रही थी, ठीक है, डेथ हो रहा था उनका। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट फाइल हुए थे जिसके लिए ड्रॉवरी प्रोविजन एक्ट निकाला गया था 1984 में। किसी भी कारणवश अगर लड़कियां मर रही है आफ्टर मैरिज ड्यू टू ड्रॉवरी, तो ये वाला एक्ट उनके ऊपर लगाया जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट आता है आपका 1988 की बात। 1988 में 2209 वुमेन डेथ हुई थी और उनका मानना, बस उनकी फैमिली मेंबर्स का मानना था कि ड्रॉवरी नहीं देने के कारण। 1990 में देखा गया कि 1990 में देखा गया कि 835 वुमेन्स का डेथ हुआ था। 1983 में 5377 वुमेन का डेथ हुआ था। ये लॉ आने की वजह से और ज्यादा डेथ होने लगा, बट जैसे जैसे लोगों ने केस फाइल किया उसके ऊपर फिर एक्शन लिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट आता है 7 टॉपिक, दैट इज राइट फैमिली कोड। इन 1984 में ये बनाया गया, ये इनएक्ट लॉ क्रिएट हुआ था। फैमिली कोड जो है ये एस्टेब्लिश किया गया था, जो भी फैमिली से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम अगर चल रहा है, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट अगर चल रहा है, चाहे वो मैरिज हो या फिर फैमिलीज में लड़ाइयाँ हो रही हो आफ्टर मैरिज, या फिर डोमेस्टिक वायलेंस अगर हो रहा है, तो ये लोग कहाँ जाएंगे, फैमिली कोर्ट में जाएंगे अपना प्रॉब्लम लेके। एलिमोनी दिया जाता था, जैसे मैंने बोला कि डिवोर्स अगर हो रहा है तो डिवोर्स के ब्याह में आप मंथली या फिर जो भी ईयरली आप पैसा पे करोगे। नेक्स्ट इसकी सिंगल पेरेंटहुड, फिर आता है सेपरेशन, फिर केयर ऑफ चाइल्ड ऑन एंड ओनरशिप। तो ये सारे प्रॉब्लम्स को देखा गया, डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स को देखा गया था इन द फैमिली कोर्ट में। ये सारे प्रॉब्लम्स जाते हैं। इस फैमिली कोर्ट्स का प्रायोरिटी ये है कि यहाँ पे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवाना। जो विटनेस है, जो अगर किसी की गलती है तो फिर उसको ऑब्वियस सी बात है उसे सजा दिलाना। हर एक जो विटनेस है वो क्या कर सकते हैं, अपने काउंसलर, अपने लॉयर्स को हायर कर सकते हैं एंड एविडेंस के साथ, प्रूफ के साथ वो कोर्ट में पेश करें। ओके, तो हियर इज द फैमिली कोर्ट। नेक्स्ट आता है आपका 8 टॉपिक, दैट इज द ट्रायल इन्वॉल्विंग एलिमोनी। ट्रायल इन्वॉल्विंग एलिमोनी। यहाँ पे एलिमोनी, जैसे मैंने बोला कि आफ्टर मैरिज क्या किया जाता है, जो डिवोर्स हो जाते हैं उनमें कुछ अमाउंट सेट होता है। तो ये जो फिक्स्ड अमाउंट जो पे किया जाता है टू अ मैरिड वुमन बाय देयर हस्बैंड आफ्टर डिवोर्स, तो उसको कहा जाता है एलिमोनी, उसे कहा जाता है एलिमोनी। सबसे पहला केस हुआ था, दैट इज द मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानू बेगम। ये कोर्ट में, ये एक्चुअली एलिमोनी वाला केस है और ये बहुत फेमस केस है। ये सुप्रीम कोर्ट में ये केस गया हुआ था और शाह बानू बेगम को राइट मिला था, दैट इज राइट टू एलिमोनी का, राइट टू एलिमोनी का। और भी वेरियस रिलीजन्स में ऑर्गेनाइजेशन और भी सारे बनाए गए हैं, ये सारे
एक्ट्स के ऊपर, अगर ऐसा कुछ होता है तो उनके लिए लॉस भी है, कोर्ट जस्टिस दिलाएंगी। ओके, उसके बाद जैसे वो मुस्लिम्स वुमेन एक्ट आया था, इसमें प्रोटेक्शंस ऑफ राइट ऑफ ऑन द डिवोर्स था मुस्लिम वुमेन्स के लिए, ये प्रोटेक्शंस ऑफ राइट ऑन डिवोर्स था। ये कोर्ट, ये एक्चुअली ये वाला जो केस है, ये जो लॉ बनाया गया था, ये पास हुआ था पार्लियामेंट में जा करके, यहाँ पर राइट्स मिला था वुमेन्स, मुस्लिम वुमेन्स एक्ट का, मुस्लिम वुमेन्स जो है उनके लिए ये एक्ट था। ओके, चलो नेक्स्ट हम देखते हैं, दैट इज 9th, द कमीशन ऑफ सती एक्ट। विडो वुमेन को एज ए सती माना जाता था एंड उनके ऊपर लाइक बहुत सारे ऐसे डिस्क्रिमिनेशन होते थे। वी कैन से कि जो विडो वुमेन थी, जब उनके हस्बैंड का डेथ होता था तो उस टाइम उनको भी क्या किया जाता था, बर्न कर दिया जाता था इन द सेम फायर। तो ये एक था सती, इनको कहा जाता था सती। तो यहाँ पे उनके लिए भी एक एक्ट लाया गया था, वो था कमीशन ऑफ द सती प्रिवेंशन एक्ट। ठीक है, प्रिवेंट करना, सती को प्रिवेंट करना, प्रोटेक्ट करना। 4 सितंबर 1987 में रूप कनवार एक मैरिड वुमेन थी, उनको कमिटेड किया गया था एज ए सती। उनको सभी ने बोल दिया कि आप एक सती हो, आपको भी अपने हस्बैंड के साथ फायर में डाल दिया, पुट ऑन कर दिया जाएगा, आपका भी डेथ हो जाएगा। बट उन्होंने क्या किया, दैट इज कि वो इस चीज में इन्वॉल्व नहीं हुई एंड उस टाइम से जा करके क्या उन्होंने अगेंस्ट हुई। अगेंस्ट के बाद उन्होंने केस फाइल किया एंड आफ्टर दैट ये सती प्रिवेंशन एक्ट सिलसिला शुरू हुआ था। बहुत सारी वुमेन एक्टिविस्ट और जर्नल्स इन चीज़ों पे इन्वेस्टिगेट करके, इन केसेस पे इन्वेस्टिगेट करके, इन जो वुमेन्स को एज ए सती ट्रीट किया जाता था उनको प्रोटेक्ट करना स्टार्ट किया। जैसे मीना मेनोन, गीता सेशु, फिर उसके बाद सुजाता आनंदन, फिर जोसेफ, फिर एंड कल्पना शर्मा, इन सब ने क्या किया था, इन्वेस्टिगेट करके, ये वुमेन जर्नलिस्ट थी एंड इन्होंने इन्वेस्टिगेट करके जो वुमेन सती थी, जिनके ऊपर ये सारे अत्याचार हुआ करता था, उनके लिए इन सब ने एक्शन उठाया। 1988 में गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया जिसका नाम था सती प्रिवेंशन एक्ट। इसमें जो सती थी उनको प्रिवेंट करना मेन काम था। तो भी लोग अगर कुछ भी इलीग कर रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं, तो वो एक्शन ले सकती है और अगर वो एक्शन लेगी, कंप्लेंट फाइल करेगी, तो जिन्होंने भी ऐसा कुछ किया है, जो फोर्स कर रहे थे सती को, जो जानबूझ के कर रहे थे, उनको उनके ऊपर एक्शंस लिया जाएगा। चल, नेक्स्ट टॉपिक इज द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट। यहाँ पे ह्यूमन राइट्स की बात की जा रही है। 1993 में जाकर के एक लॉ बना था जिसमें जो इनजस्टिस जो हुआ करता था मैन और वुमेन के साथ, चाहे वो मैन हो या वुमेन हो, जिनके साथ भी इनजस्टिस हुआ करता था, उनके लिए एक्ट बनाया गया था, दैट इज द प्रोटेक्शन ऑफ द ह्यूमन राइट्स। द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन फॉर्म हुई थी एंड इसमें जितने भी प्रॉब्लम्स जो डील किया जा रहा था, जैसे सोशल कंडीशन ऑफ डिवोर्स्ड वुमेन एंड सिक्योर वर्क प्लेस, वुमेन के लिए एक सिक्योर वर्क प्लेस होना चाहिए, प्लेस इफेक्टिव रोल इन मैनेजिंग इनजस्टिस ऑफ वुमेन, तो उनके लिए बनाया गया था, दैट इज द वुमेन्स प्रोटेक्शन एक्ट्स, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट्स। नेक्स्ट टॉपिक इज दैट इज द रिजर्वेशन फॉर द वुमेन के लिए कुछ सीट्स को रिजर्व कर दिया गया था। 73rd एंड 74th अमेंडमेंट में, कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा गया है कि 1/3 सीट वुमेन के लिए होना चाहिए। ग्राम पंचायत हो या फिर पंचायत समिति हो, जिला परिषद हो, म्युनिसिपैलिटीज कॉर्पोरेशन हो, या फिर जितने भी इन सारे पोस्ट पे वुमेन के लिए 1/3 सीट्स होने चाहिए। जैसे पोस्ट होते हैं सरपंच के, चेयरमैन के, मेयर के, ठीक है, इन सब के लिए 1/3 सीट्स किसके लिए होना चाहिए, वुमेन के लिए होना चाहिए। वुमेन भी पार्टिसिपेट कर सकती है।
महाराष्ट्र और बाकी 15 अदर स्टेट्स में वुमेन को सीट्स 50% सीट्स रिजर्व किया गया है इन द पॉलिटिकल फ्रेम। और ऑल्सो वुमेन को ये अपॉर्चुनिटी दिया गया कि वो भी बिजनेस कर सकती है, एक बिजनेस कम्युनिटी में जा सकती है। वुमेन को राइट दिया गया कि वुमेन का भी वोट बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड उनको भी इक्वल राइट मिलना चाहिए एज जैसे मैन मेंबर को मिला है, मेल मेंबर को मिला है। एजुकेशन हो, वर्क हो, एम्प्लॉयमेंट हो, कुछ भी हो, यहाँ पे वुमेन को भी उतनी राइट्स मिलनी चाहिए। ओके, इन ह्यूमन प्रैक्टिस लाइक ह्यूमन प्रैक्टिस जैसे होते थे ड्रॉवरी, पॉलीगैमी, ठीक है, इन सब पे बैन कर दिया गया था बाय द लॉ। एंड वुमेन्स को जो डिवोर्स वुमेन्स थी उनके लिए भी लॉज बनाया गया था, जैसे एलिमोनी का। उसके बाद सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज में सीट रिजर्व किया गया था वुमेन के लिए, ताकि वुमेन भी पॉलिटिकल पावर में आ सकती है एंड वुमेन को भी राइट्स दिया जाए, वो भी पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट कर सकती है। वुमेन हैव being to participate enthusiastically and with determination in the fields of जैसे एजुकेशन, अर्निंग मनी, एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिक्स, ये सब में वुमेन पार्टिसिपेट कर सकती है। वुमेन को भी इक्वल राइट्स मिलनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज द शेड्यूल्ड कास्ट। शेड्यूल्ड कास्ट SC पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में, इंडिपेंडेंस पीरियड से पहले ब्रिटिश के टाइम में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स पीपल को बहुत ज़्यादा वी कैन से जो पीपल शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब से थे, इनके ऊपर बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन होता था। तो इसलिए पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद, आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद जो राइट्स दिलवाना था, कॉन्स्टिट्यूशन में लॉज बनवाना था किनके लिए, शेड्यूल कास्ट पीपल के। तो इनको अडॉप्ट करवाना था वैल्यूज जैसे फ्रीडम का, इक्वालिटी का, फ्रेटर्निटी का, सोशल जस्टिस का, ये सब इंक्लूड करवाना था, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में इम्पोर्टेंस दिलवाना था एंड ये सारे लॉज भी बनाए गए थे इन सारे चीजों के ऊपर। अनटचेबिलिटी का जो एक फोमो था, अनटचेबिलिटी जो पहले चल रही थी, उनको भी अमेंड कर दिया गया, हटा दिया गया था, ठीक है। शेड्यूल कास्ट में कोई भी ऐसा हम नहीं कह सकते कि शेड्यूल कास्ट अब अनटचेबल पीपल है, ऐसा नहीं कहा जाएगा, ठीक है। एक पैराग्राफ पूरा लिखा गया है अनटचेबिलिटी के ऊपर। उनको भी एजुकेशन मिलनी चाहिए, सोशल बैकवर्डनेस है तो उनको भी एज अ प्रमोट करना चाहिए कि वो भी डेवलप कर सके, उनको भी जॉब फैसिलिटीज मिलनी चाहिए ताकि वो डेवलप कर सके। नेक्स्ट आता है दैट इज द शेड्यूल्ड ट्राइब्स ST। शेड्यूल्ड ट्राइब्स हम उनको कहते हैं जो पीपल फॉरेस्ट एरिया में रहते हैं, जो पीपल बिलोंग करते हैं फॉरेस्ट एरिया, उनको आदिवासी भी कहा जाता है। वो एक हमारी कंट्री में बहुत रिमोट पार्ट में वो पीपल्स रहते हैं, बहुत दूर और अलग पार्ट में वो रहते हैं, जैसे जो फॉरेस्ट एरिया है वहां पर वो रहते हैं, तो उनको बहुत सारे सेवरल प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, ठीक है। बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, प्रोग्राम्स बनाया गया मॉडर्न टाइम में ट्राइबल ST पीपल्स के लिए, उनको इकोनॉमिकली एंड सोशली बैकवर्ड कहा गया था, तो उनके लिए भी सीट्स लाया गया है, रिजर्वेशन लाया गया है। ऑल्सो उनको भी एजुकेशंस का राइट मिलना चाहिए, उसके बाद एम्प्लॉयमेंट्स की राइट्स मिलनी चाहिए। ये सारी चीज़ों के ऊपर वर्क आज भी हो रहा है और दिया गया है। अब कोई भी पीपल ऐसे नहीं कह सकते दे आर ST, दे आर SC, नहीं, सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा। उनके पास माल नरिश बहुत कम था, उनको न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिलता था, फूड गुड क्वालिटी की नहीं मिलती थी, वो रिमोट एरियाज में रहते थे। तो इसलिए अब क्या किया जा रहा है, जो पुअर पीपल है उनको क्या किया जा रहा है, जो ST पीपल है उनको क्या किया जा रहा है, प्रॉपर डाइट दिया जा रहा है, माल न्यूट्रिशन सही से दिया जा रहा है, उसका मेडिसिन का अटेंशन दिया जा रहा है प्रॉपरली टाइम टू टाइम। वो अगर रह रहे हैं, उनकी लाइवलीहुड अगर एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर में उनकी मदद की जा रही है, फॉरेस्ट एरिया में भी वो एग्रीकल्चर कर सकते हैं। मॉडर्न फार्मिंग आज के टाइम में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, धीरे धीरे करके उनके तक पहुंच रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे रीजंस है जो हमारे लॉज में
एज ए प्रोटेक्शन ऐड किया गया है फॉर द आदिवासी पीपल। उनको भी एक राइट्स दिया गया एजुकेशन में, गवर्नमेंट सर्विस में उनको भी राइट्स दिया गया, उनके लिए सीट्स भी है आज की डेट में। इतने पीपल है, अगर एसटी से बिलोंग करते हैं तो उनको इतने कम नंबर में या फिर इतने कम कहते हैं ना कि आपने देखा होगा कहीं पे जो 60-70 अगर परसेंट है फिर भी अगर वो शेड्यूल कास्ट है तो उनको हो जाता है गवर्नमेंट सर्विस में। दैट इज कि उनको उतना राइट्स मिला है, उनको उतना रिजर्वेशन सीट्स मिला है। ठीक है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आदिवासी के लिए भी लिखा गया है। नेक्स्ट आता है 14, दैट इज द नोमैडिक एंड दी नोटिफाइड ट्राइब। नोमैडिक एंड डी नोटिफाइड ट्राइब्स का मतलब जो ट्राइब्स एक जगह पे नहीं रहते हैं, नोमैडिक होते हैं, अलग अलग जगह पे वो चाहते रहते हैं अपना, एक जगह उनका बसेरा नहीं है, एक जगह वो रहते नहीं है, एक डिफरेंट जगह पे वो जा करके अपना लाइफस्टाइल, अपने लाइवलीहुड को जीते हैं। ठीक है, चाहे वो किसी भी रीजन से हो, कमाने के पर्पज से हो, एजुकेशन के पर्पज से हो, या फिर उनका जो सीजनली इनकम है उनके लिए हो, तो वो मूव ऑन करते रहते हैं। कास्ट एंड द ट्राइब्स दैट मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस फॉर अ लाइवलीहुड, उनको कहा जाता है नोमैडिक ट्राइब्स। जो मूव करते अलग डिफरेंट प्लेसेस पे, चाहे वो कास्ट या फिर शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो, जो पीपल मूव करते एक जगह से दूसरे जगह तक रहने के लिए, उनको हम लोग क्या कहते हैं, नोमैडिक ट्राइब्स कहते हैं। इनकी जो मेन ऑक्यूपेशन है वो क्या है, रेयरिंग एनिमल्स, एनिमल्स का देखभाल करना, एनिमल्स जैसे भेड़ बकरी हो गई, उनको देखना, उनको रखना। ठीक है, तो मेन इनका ऑक्यूपेशन यही है नोमैडिक ट्राइब्स का। 1971 में एक लॉ बनी थी, 1871 में एक लॉ बनाई गई थी क्राइम्स के ऊपर। ठीक है, जिसमें अलग अलग क्रिमिनल एक्चुअली फाउंड, क्रिमिनल नहीं थे। देखो क्या हुआ था, जब ब्रिटिशर्स थे इंडिया में, ब्रिटिशर्स ने क्या किया था कि एक्चुअली जो पीपल ट्राइब्स, जो ट्राइबेरियंस पीपल थे, फॉरेस्ट के ऊपर बैन कर दिया गया था कि वो फॉरेस्ट एरिया में कुछ भी प्रोडक्ट को यूज नहीं कर सकते, फॉरेस्ट का कोई भी सामान यूज नहीं कर सकते, एग्रीकल्चर भी नहीं कर सकते। उनके बाद उनका जो ऑक्यूपेशन था रेयरिंग का, वो समझते थे कि रेयरिंग अगर कर रहा है कोई भी पर्सन तो वो बैन हो जानी चाहिए, वो बैन हो जानी चाहिए, उनको रेयरिंग करने के लिए हम नहीं देंगे। ठीक है, तो ये एक क्रिमिनल, उनको एक क्रिमिनल ट्राइब्स में माना जाता था, नॉट अ जो नॉर्मल ट्रेबेलियन होते हैं उनकी तरह छोड़ करके। उस टाइम में लोग जो ब्रिटिशर्स हुआ करते थे उन लोग मानते थे कि ये एक क्रिमिनल ट्राइब्स है, और उन्होंने बैन कर दिया था ट्रेबेलियन पीपल को भी कि वो इस एरिया में नहीं आ सकते, ऑल्सो उनके ऑक्यूपेशन को भी। तो बहुत सारे इनजस्टिस पे हुए थे उनके ऊपर। ठीक है, बट पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड के बाद यहाँ पे उनको राइट्स दिलाना शुरू हुआ था। तो ये सब किसके अंदर आता है, तो ये सब आता है आपका दी नोटिफाइड ट्राइब्स के अंदर। आज की डेट में गवर्नमेंट ने इनके लिए बहुत सारे एफर्ट्स लिए, सोशली इकोनॉमिकली इन्हें क्या कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। इन्हें एजुकेशन दे रहे हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूट में एडमिशन्स दे रहे हैं, गवर्नमेंट सेक्टर्स में जॉब दे रहे हैं। ठीक है, अलग अलग जगह अब इनको बहुत सारे रिजर्वेशन बेसिकली मिल रहा है। गॉट इट? तो ये हो गया, यहाँ तक हो गया आपका 14। अब हम आते हैं, लास्ट टॉपिक है हमारा, दैट इज द माइनॉरिटीज। दोस पीपल आर माइनॉरिटीज। माइनॉरिटीज का मतलब यहाँ पे है जो पीपल, मान लो हमारे हम 100 पीपल है, 100 में जो 5 है वो अलग ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं, 95 अलग ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं, वो जो 5 है उनको हम क्या बोलेंगे, माइनॉरिटीज बोलेंगे। तो यहाँ पे जो भी इन आवर सोसाइटी जो पीपल पर्टिकुलर, हमारे इंडिया में अलग अलग रीजन से, अलग अलग लैंग्वेजेस है, अलग अलग कास्ट है, अलग अलग लोगों का ट्रेडिशन है। तो जो पीपल ऑफ ग्रुप जो कम है उनको हम बोलते हैं माइनॉरिटीज। यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन होता है ड्यू टू रिलीजन, ड्यू टू लैंग्वेजेस। तो वो जो माइनॉरिटीज पीपल है उनके लिए भी क्या किया गया है, कुछ लॉस लाए गए हैं। In order to preserve their cultural tradition and developed own language, Constitution gives citizens
सर्टन एजुकेशन एंड कल्चरल राइट। जो भी माइनॉरिटीज को जगह नहीं देते हैं, जिनका रिलीजन छोटा है, उनको जगह नहीं दिया जाता है, उनके लिए सरकार ने क्या किया है, राइट्स लाए हैं, लॉज लाए हैं, ताकि उनका कल्चर भी बनी रहनी चाहिए, उनका कल्चर भी ग्रो होना चाहिए, उनको भी हम आन सामान्य सिटीजन माने और वो भी एजुकेशन में पार्ट ले सकते हैं, उनको उनका भी कल्चरल राइट्स होना चाहिए। ठीक है, माइनॉरिटीज के पास भी राइट्स है कि वो अपने लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करे, कल्चर को प्रोटेक्ट करे, अपने ट्रेडिशंस को प्रोटेक्ट करे। इसके ऊपर से गवर्नमेंट ने एक सेपरेट से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी अलग अलग ओपन किया है। गवर्नमेंट ने डिफरेंट स्कीम्स और प्रोग्राम्स को भी ओपन किए हैं। तो माय डियर लर्नर्स, यहाँ पे आपका चैप्टर होता है दी। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हुआ होगा बट कोई बात नहीं, वन शॉट में फिनिश हो गया है। आप जब दोबारा जब रिपीट रिवीजन करोगे तो जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है वो टॉपिक पे आप पढ़ सकते हो, या फिर 1.5x पे आप सुन भी सकते हो। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, नोट यहीं पे मिलेंगे। इस वीडियो को अपने किसी एक दोस्त तक जरूर शेयर करना, मुझे भी अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अप टिल हियर। हम आगे और भी पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड, हम मिलेंगे सून, थैंक यू।